नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इकोनॉमी के संकट मोचक प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं है। बेहद दुखद खबर है। मंदी के माहौल से उन्होंने देश को उबारा था। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जब संसद में नतमस्तक हुए थे लालू यादव और बोले थे कि प्रणब मुखर्जी मेरे बड़े भाई हैं, उन्हें डांटने का अधिकार है। इसी के साथ दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे अमेरिकी अखबार के बारे में, जिसमें एक और बड़ा खुलासा हुआ है। फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी हेड अंकित दास को कटघरे में खड़ा कर लिया गया। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि फेसबुक और भाजपा मिलकर देश में जबरदस्त प्लानिंग कर रहे थे, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। इकोनॉमी के भी संकट मोचक थे प्रणब मुखर्जी, मंदी के माहौल से उबारा था देश। जी हां दोस्तों, देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी शख्सियत हमेशा याद की जाएगी। एक शिक्षक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाले प्रणब मुखर्जी को राजनीति सफर में जब जो जिम्मेदारी मिली उन्होंने बखूबी निभाई। राष्ट्रपति बनने से पहले प्रणब मुखर्जी यूपीए सरकार में संकट मोचक की भूमिका में थे। जब भी सरकार या फिर कांग्रेस पर कोई मुसीबत आई, प्रणब मुखर्जी ने उससे उबारने का काम किया। प्रणब मुखर्जी फैसले लेने से कभी नहीं हिचकते थे। भले ही प्रणब मुखर्जी ने अर्थशास्त्र की पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी से नहीं उतरने दी। पहली बार उन्हें 1984 में राजीव गांधी की सरकार में भारत का वित्त मंत्री बनाया गया। उसके 25 साल बाद फिर 2009 में मनमोहन सरकार में उन्हें वित्त मंत्रालय सौंपा गया। मनमोहन सरकार में प्रणब मुखर्जी 2009 से 2012 तक भारत के वित्त मंत्री रहे। देश की बदलती स्थितियों पर भी उनकी लगातार नजर रहती थी, इसलिए 25 साल बाद एक बार फिर उन्हें देश की अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर ले जाने का जिम्मा मिला था। प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल के दौरान ही साल 2010 में देश की जीडीपी ग्रोथ 8.50% दर्ज की गई थी, जो साल 2000 से 2020 के दौरान सबसे अधिक है। मनमोहन सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहला बजट 6 जुलाई 2009 को प्रणब मुखर्जी ने पेश किया। इस बजट में उन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए फ्रिंज बेनिफिट टैक्स और कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को हटाने सहित कई तरह के टैक्स सुधारों की घोषणा की। उस दौरान ही प्रणब मुखर्जी जीएसटी लागू करने के पक्ष में थे। बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी प्रणब मुखर्जी के फैसलों से सहमत थे। 2009 में अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालने में उनकी बड़ी भूमिका थी। प्रणब ने वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सरकार में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, लड़कियों की साक्षरता और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर फोकस किया था। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम, बिजलीकरण का विस्तार और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन सरीखी बुनियादी सुविधाओं वाले कार्यक्रमों को भी विस्तार देने का काम किया। जब प्रणब मुखर्जी को पहली बार 1984 में वित्त मंत्री बनाया गया, तो उनके काम से प्रभावित होकर यूरोमनी पत्रिका के एक सर्वेक्षण में उन्हें विश्व के सबसे अच्छे वित्त मंत्री के तौर पर मूल्यांकन किया गया। 1984 में जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे, तो उनके कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। वैश्वीकरण के दौर में 1991 से 1996 तक प्रणब मुखर्जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद पर थे। प्रणब मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के प्रशासक बोर्ड के सदस्य भी रहे थे। सन 1984 में उन्होंने आईएमएफ और विश्व बैंक से जुड़े ग्रुप 24 की बैठक की अध्यक्षता की थी। मई और नवंबर 1995 के बीच उन्होंने सार्क मंत्री परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुआ था। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई बीरभूम में की और बाद में राजनीति शास्त्र और इतिहास विषय में एमए किया। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री भी हासिल की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जब संसद में नतमस्तक होते हुए बोले लालू, प्रणब मुखर्जी बड़े भाई, उन्हें डांटने का हक। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रणब मुखर्जी राजनीति के अजात शत्रु थे और उनका सम्मान पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के लोग करते थे। ये बात तब भी साबित हुई थी जब एक बार आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव से जुड़ा एक वाकया संसद में पेश आया था। दरअसल वर्ष 2012 के 13 मई को संसद का विशेष सत्र चल रहा था। इस दौरान लालू यादव ने कहा कि प्रणब मुखर्जी को बड़े भाई होने के नाते डांटने का अधिकार है। उनके इस बयान का कारण सदन में मौजूद सभी सदस्यों के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई थी। दरअसल 13 मई को रविवार होने के बावजूद विशेष सत्र का आयोजन इसलिए किया गया था कि संसद के पहले सत्र की 60वीं वर्षगांठ थी। इसी दौरान सदन को संबोधित करते हुए लालू यादव ने गांधीवादी अन्ना हजारे के नेतृत्व में चल रहे सामाजिक संगठन पर भी निशाना साधा। लालू ने मुखर्जी के गुस्से का
हवाला देते हुए कहा, मुखर्जी को डांटने का अधिकार है, उनकी मंशा कभी खराब नहीं होती। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार 10 मई को संसद में 2006 के दूरसंचार सौदे को लेकर तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर आरोप लगाया कि इस सौदे में चिदम्बरम और उनके पुत्र को आर्थिक लाभ पहुंचा और इसे लेकर पार्टी के सदस्यों ने चिदम्बरम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इसी दौरान मुखर्जी ने तब आपा खो दिया था और हंगामा करने वाले सदस्यों को फटकार लगाई थी। लालू यादव ने इसी बात पर रविवार को विशेष सत्र के दौरान भाजपा सदस्यों की ओर संकेत करते हुए मुखर्जी को बड़ा भाई बताया और कहा कि वह एक वरिष्ठ नेता हैं। राजद नेता ने तब कहा कि मुखर्जी को डांटने का अधिकार दिया गया है। इस पर सदन में मौजूद सदस्यों के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मुखर्जी भी अपने को रोक नहीं पाए और वह भी हंस पड़े। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी अखबार का एक और खुलासा, फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी हेड अंकी दास को कटघरे में खड़ा किया। जी हां दोस्तों, देश में फेसबुक को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के मध्य जारी जुबानी जंग के बीच कंपनी की एक शीर्ष अधिकारी पर आरोप लग रहे हैं। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार की खबर में दावा किया गया है कि जब 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी, फेसबुक इंडिया के शीर्ष अधिकारी अंकी दास ने पीएम मोदी की तारीफ की थी। दास ने चुनाव में कांग्रेस की हार को 30 साल की जमीनी काम के बाद देश को स्टेट सोशलिज्म से मुक्ति मिलने की बात कही थी। खबर के मुताबिक फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी हेड अंकी दास ने आंतरिक रूप से पिछले कई सालों में पोस्ट के माध्यम से सत्ताधारी दल बीजेपी का समर्थन किया है और कांग्रेस की उपेक्षा की है। इस तरह का बर्ताव दुनिया भर में फेसबुक की गैर पक्षपात पूर्ण रहने की प्रतिज्ञा के विपरीत है। खबर में दावा किया गया है कि अंकी दास ने 2014 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत से एक दिन पहले उनके सोशल मीडिया कैंपेन को लेकर पोस्ट किया। दास ने कांग्रेस की हार और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए अलग पोस्ट में कहा था, आखिरकार 30 साल के जमीनी मेहनत से भारत को स्टेट सोशलिज्म से मुक्ति मिल गई। अखबार ने कहा कि ये सभी पोस्ट 2012 से 2014 के दौरान के हैं और ये पोस्ट फेसबुक कर्मचारियों के लिए बनाए गए ग्रुप में किए गए थे। इसमें कंपनी के सैकड़ों कर्मचारी शामिल थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इससे पहले अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि फेसबुक ने बीजेपी और दक्षिणपंथी संगठन के सदस्यों की सामग्री को जानबूझकर नजरअंदाज किया था। अखबार के मुताबिक फेसबुक के एक अधिकारी ने कहा था कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से किए गए उल्लंघन पर कार्रवाई करने से भारत में उसके कारोबार पर असर पड़ सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने 2 सितंबर को फेसबुक इंडिया को तलब किया है। इस दौरान फेसबुक के अधिकारी अखबार की खबरों पर अपना रुख रखेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी लाओ बिहार बचाओ से वोटरों को रिझाने में जुटा राजद, खास है इस बार की तैयारी। जी हां दोस्तों, इस बार विधानसभा चुनाव में राजद ने जिले के सभी 7 सीटों पर ताकत झोंक दी है। किसी तरह का रिस्क उठाने के मूड में न कार्यकर्ता दिख रहे हैं और न ही पार्टी के पदाधिकारी। कोरोना महामारी के बीच भी राजद का एक सूत्रीय कार्यक्रम हर दिन किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव मोर्चा संभाल रखा है। वर्चुअल संवाद से लेकर लगातार बैठक भी कर रहे हैं। इसी क्रम में राजद ने तेजस्वी लाओ बिहार बचाओ बैनर के साथ प्रखंडों में पदयात्रा निकालकर लोगों के बीच संपर्क बना रहे हैं। प्रदेश से लेकर जिला स्तर के पदाधिकारी अपने अपने हिसाब से नए वोटरों को पार्टी में जोड़ रहे हैं। नई सोच और नए समीकरण के साथ काम। इस बार सोच और गणित कुछ अलग है। पार्टी नई सोच व नई दिशा को लेकर कार्य करने के लिए रणनीति बना रही है। समाज के अंतिम व्यक्ति को कैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान और रोजगार कैसे मिले, इस पर विशेष फोकस किया जा रहा है। तेजस्वी यादव को राजगद्दी पर बिठाने के लिए हर कवायद की जा रही है। जिले, प्रखंड व पंचायत कमेटी को बनाने के लिए लगे हैं। सभी 25 से ज्यादा एक बूथ पर कमेटी बनाई जा रही है। वोटरों के बीच राज्य में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के बारे में भी खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सीटों पर संगठन तैयार कर मजबूती के साथ खड़ी है हर विधानसभा पर पार्टी की पैनी नजर। पिछले चुनाव से सबक लेते हुए राजद अब 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि जिले के सभी विधानसभा सीट राजद पर तैयारी चल रही है। जनता अब बदलाव चाहती है। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में प्रखंड, पंचायत, बूथ स्तर पर कमेटी का गठन किया जा रहा है। इस बार कोरोना को लेकर पार्टी वर्चुअल संवाद और सोशल मीडिया के जरिए कार्यकर्ताओं को टास्क दिए जा रहे हैं। जिला महासचिव अमर यादव ने आगे की रणनीति बनाने पर कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क कर रहे हैं। युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण यादव नवगछिया अनुमंडल के सभी विधानसभा सीटों पर वोटरों संपर्क में हैं। सोशल मीडिया के जरिए रणनीति पर चर्चा हो रही है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि अभी तक जिले में 2000 से ज्यादा फीसद बूथ कमेटी बनाई गई हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव के लिए आरजेडी का हेडक्वार्टर बना रिम्स का केली बंगला, लालू यादव के पास जमा हो रहा बायोडाटा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजधानी रांची में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पड़ोसी राज्य बिहार के बड़े राजनीतिक दल राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं। खराब स्वास्थ्य के कारण फिलहाल उनका इलाज रिम्स में चल रहा है। इसके लिए उन्हें रिम्स निदेशक के बंगले में रखा गया है। कहने को पार्टी प्रमुख जेल में है, लेकिन हकीकत में रिम्स का केली बंगलो राजद का अघोषित हेडक्वार्टर बन गया है। राजद की लालटेन के भरोसे अपनी राजनीतिक नैया पार करने की उम्मीद पाले बैठे विधायक पद के संभावित दावेदारों की फौज हर दिन बिहार से झारखंड पहुंच रही है। पार्टी का टिकट पाने के लिए हर दिन सैकड़ों बायोडाटा राजद प्रमुख के बंगले में जमा हो रहे हैं। दावेदारों की पूरी उम्मीद है कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के पार्टी प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लालू प्रसाद ही लगाएंगे। लिहाजा बायोडाटा जमा करने वाले लोग पूरे उत्साह से रिम्स पहुंच रहे हैं। पार्टी नेताओं को लग रहा है कि बायोडाटा पहुंचने के बाद उनकी दावेदारी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसी उम्मीद से बिहार के लालगंज विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का टिकट लेने के लिए मंजू सिंह रविवार को निदेशक के बंगले के बाहर पहुंची। उनका कहना था कि अगर लालू प्रसाद का आशीर्वाद मिल गया तो उनका टिकट पक्का हो जाएगा। इनके अलावा समस्तीपुर से पार्टी के प्रदेश महासचिव अनीता यादव भी टिकट के लिए अपना बायोडाटा लेकर पहुंची थी। चुनाव की गतिविधि बढ़ने के साथ ही पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं का भीड़ केली बंगले के बाहर बढ़ रही है। हर दिन नजारा मेले जैसा रह रहा है। नेता बायोडाटा हाथ में लिए लालू प्रसाद से मुलाकात के लिए इंतजार कर रहे हैं। बायोडाटा में चुनाव के लिए विधानसभा का प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। रिम्स के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों में 250 से अधिक बायोडाटा जमा हो चुके हैं। पूरी राजनीतिक गतिविधि में पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष की सक्रियता काफी बढ़ी हुई है। लालू यादव से मुलाकात करने की इच्छा रखने वाले कई दावेदार पहले झारखंड प्रदेश अध्यक्ष से ही संपर्क कर रहे हैं। रिम्स निदेशक बंगले की गतिविधियों को देखकर बिहार में बढ़ते राजनीतिक तापमान का अनुमान लगाया जा सकता है। संभावित प्रत्याशियों की पार्टी प्रमुख से मुलाकात फाइनल कराने में जेल नियमावली के अनुपालन नहीं हो रहा। बिना किसी पूर्व सूचना के कई नेताओं ने लालू से मुलाकात भी की है। सूत्रों ने बताया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बगैर जेल प्रशासन से अनुमति लिए रविवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद से मिले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार कांग्रेस ने साधा पीएम सीएम पर निशाना, बोली वो जीवन भर चुनावी तैयारियां ही करते हैं। जी हां दोस्तों, बिहार में संभावित विधानसभा चुनाव की तैयारियां सभी दलों ने शुरू कर दी है। वहीं राज्य की सियासत में कोरोना का मुद्दा और चुनावी तैयारियों को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। चुनावी तैयारियों पर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार जीवन भर चुनावी तैयारियां ही करते हैं। इन दोनों को राजधर्म का कोई ज्ञान नहीं है। नीतीश कुमार पीएम नरेंद्र मोदी ने कोई काम नहीं किया है। साथ ही नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए सीएम थे जिन्होंने बिहार के लोगों को बिहार आने से रोक दिया। वो तो शुक्र मनाइए कि सोनिया गांधी ने कहा था जो जहां फंसे हैं वो अपने राज्य वापस आए, आने जाने का पैसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और महागठबंधन के प्रति लोगों में अपार समर्थन है। आपको बता दें कि कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। 1 सितंबर से कांग्रेस पार्टी 100 विधानसभा क्षेत्रों में सीधे जनता से जुड़ेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फेसबुक बीजेपी कनेक्शन पर अमेरिकी अखबार का एक और बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के साथ फेसबुक के कथित संबंधों की परतें अब हटने लगी हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने फेसबुक बीजेपी के बीच संबंधों को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया है। नवीनतम खुलासे में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2019 के लोकसभा चुनावों में फेसबुक इंडिया के नीति प्रमुख अंक दास की भूमिका के बारे में भी लिखा है। अखबार ने खुलासा किया है कि 2011 में अंकिता दास फेसबुक में शामिल हुई। राजनीति में फेसबुक की बढ़ती लोकप्रियता के बीच 2012 में भाजपा का उपयोग फेसबुक के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए भी किया गया था। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद अंकित दास ने लिखा, हमारे गुजरात अभियान की सफलता। 2014 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की हार पर फेसबुक इंडिया के पॉलिसी हेड अंकित दास ने लिखा, आखिरकार 30 साल के जमीनी काम ने भारत को राज्य समाजवाद से आजादी दिलाई। इस पोस्ट में नरेंद्र मोदी को जीत के लिए एक मजबूत व्यक्ति के रूप में भी वर्णित किया गया था। इतना ही नहीं, अखबार ने कई पोस्ट का भी जिक्र किया है जिसमें फेसबुक इंडिया के पॉलिसी हेड अंकित दास ने अपनी वॉल पर फेसबुक के सपोर्ट की बात कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि अंकित दास ने पहले ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। जब फेसबुक के एक सहयोगी ने सवाल उठाया कि क्या मोदी के पेज की तुलना में फेसबुक पर अधिक कांग्रेस थी, तो अंकित दास ने कहा,
उनकी तुलना कांग्रेस से ना करें। ठीक है, मेरे पूर्वाग्रह को दिखाने ना दें। इतना ही नहीं, अंकित दास फेसबुक के शीर्ष प्रबंधन को भी साथ समझा रहे थे कि फेसबुक इंडिया को बीजेपी के साथ काम करने से फायदा हो रहा है। अंकित दास ने यह भी लिखा कि हम अपनी प्राथमिकताओं में उन्हें शामिल करने के लिए महीनों से पैरवी कर रहे हैं। अब वे चुनाव जीतना चाहते हैं। 2014 चुनावों के फेसबुक अभियान के अंत में परिणाम घोषित होने से पहले अंकित दास ने अपने एक साथी से भाजपा की जीत के बारे में बात की थी। दूसरी ओर अखबार ने 2019 के लोकसभा चुनावों के बारे में खुलासा किया है कि फेसबुक ने अपने नीतिगत दिशा निर्देशों को अलग रखते हुए भाजपा के लिए अपनी नीति को सत्यापित किए बिना नए उपन्यास संगठनों के नाम पर विज्ञापन स्वीकार किए हैं। यही नहीं, फेसबुक ने फर्जी नामों से बने पन्नों पर कोई कार्रवाई नहीं की और नियमों के मुताबिक विज्ञापन दाताओं की पहचान को सत्यापित नहीं किया। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।